चले बेटा शुरू करते हैं। दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा बहुत रिवाइज। ठीक है, कल हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये थे, जब हमने लेक्चर शुरू किया था ना तो हमने लिया था एक कंडक्टर। ठीक है, और कंडक्टर को हमने v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया था। तो इसके मूव करने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप एक कंडक्टर को मूव करते हैं तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो ये वाला पर्टिकुलर केस जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वी बी, और इस कंडक्टर का जो लेंथ है ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या होता है? बोलिए। VBL जैसे भी आप लोगों ने याद किया है, E इज इक्वल टू VBL। तो जब ये कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये बैटरी बन गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं इस पॉइंट को P बोलूं, इस पॉइंट को Q बोलूं, तो मुझे ये बताओ कि VP माइनस VQ क्या होगा? यही होगा जो आप लोगों ने निकाला है, VBL। आप लोग चेक कैसे करोगे कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है? V से B की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, जिधर थंब पॉइंट करता है वो आपके पास पॉजिटिव है। तो मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है? ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी इस कंडक्टर को आप ऐसे दिखा सकते हो। सो आपके पास अगर ये P है, ये Q है, ये आपके पास क्या है? P, और ये आपके पास Q। सो VP माइनस VQ क्या हो जाएगा? माइनस में VBL। अगर VQ माइनस में VP में देती तो क्या हो जाता है? ये VBL। प्लस तो में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले आप तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो आप क्या बोलते हो आंसर? कि ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो VBL होगा या BBL होगा। ठीक है, फिर आप कह रहे हो ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। सो इस कंडक्टर को आप एक बैटरी की तरह दिखा सकते हो। अब इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम कैसे चेक करते हैं? V से B की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, जिधर थंब पॉइंट करता है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा फिर? नेगेटिव। सो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ऐसे हम लोग जो हमारा आंसर आया ना यहाँ से, दैट इज VQ माइनस में VP। अगर मैं पूछूं कि VP माइनस में VQ क्या होगा, तो जो आपका आंसर आया VQ माइनस VP, उसके आगे नेगेटिव लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये था हमारे पास पर्टिकुलर केस जिसमें तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फिर हमने बोला कि अगर कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं, इफ एनी टू बिकम्स पैरेलल, उस केस में कंडक्टर के अंदर ईएमएफ होता है 0। यस, ईएमएफ विल बी 0, उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फिर अगर कोई भी जनरल केस है, ठीक है, कोई भी जनरल एंगल है, ना तो वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ना ही उनमें से कोई भी दो पैरेलल है, उस केस में आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है? V क्रॉस B डॉट L। ये जनरल केस है, ये तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे ये जनरल केस लगाते हैं उससे ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा और फर्स्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर जनरल केस। ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। यस ममता बोलिए। मैम आपको विश करना था तो भी हैंड रेज किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये सुसंध्या। ओके, आजाद। यस बोलिए बेटा। मैम VP और VQ क्या है? पोटेंशियल है या फिर वेलोसिटी है? VP और ये P और Q क्या है? देखो, P ये एंड है और ये दूसरा एंड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है वो इन एंड्स के अक्रॉस आया है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है, P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको VP से रिप्रेजेंट किया, और Q पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको VQ से रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंटेशन है वो। ठीक है, पॉजिटिव में से नेगेटिव हम माइनस करते हैं। डन? यस मैम। अब चलते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन पे जो मैंने आप लोगों को दिया था। सो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ना तो आपके पास VBL तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, ना ही आपके पास इनमें से कोई दो पैरेलल है। तो इसका सवाल, ये जो सवाल है इसका जो जवाब है आप लोग निकालिए। मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, आप आंसर जो देंगे वो पोल पे देंगे। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं, सब सॉल्व करेंगे और पोल पे आंसर देंगे। यस अरे बाबू बोलिए। मैम चैट ऑफ कर दो।
अच्छा, चैट ऑफ कर देंगे। अभी मैंने एक पोल लॉन्च किया है, फाइंड वीपी माइनस में वीक्यू एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब मैं इसमें वीपी वीक्यू भी मैं बना देती हूँ। वीपी वीक्यू कहाँ है आपके पास? ये पॉइंट जो है ये पी पॉइंट है, ये पॉइंट है क्यू पॉइंट। ठीक है, आपको वीपी माइनस वीक्यू निकालना है। सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और अपना जो वोट है वो डालें, ताकि मुझे पता लगे कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है आप लोगों का। For some time I'm switching off this chat. अच्छा, तुषार की टीम बन गई है। सारे हम टीम है ना। मैम वीपी माइनस वीक्यू निकालना है। यस, वीपी माइनस वीक्यू निकालना है बेटा। बट मैम अगर डायरेक्शन देखेंगे तो पी पे तो लोअर पोटेंशियल आएगा ना, क्यू पे हायर आ रहा है। कोई बात नहीं, आप आंसर देखो ना उसमें क्या है, फिर आपका हो सकता है आपका नेगेटिव आंसर आ रहा हो। ओके। जैसे कुछ बच्चों ने अभी आंसर किया वीबीएल बाई 2, कुछ बच्चों ने आंसर किया है क्या माइनस वीबीएल बाई 2। वीबीएल बाय 2 है माइनस में। ओके, चलो पोल सब बच्चों के लिए, सभी अभी वोट करें, फिर हम आंसर चेक करेंगे। एवरीवन प्लीज वोट। वो ऐसे होता है ना, जब इलेक्शंस होते हैं सब वोट मांगने जाते हैं। वोट कीजिए प्लीज, सभी बच्चे वोट करेंगे। आपका एक एक वोट मेरे लिए बहुत कीमती है। आप लोगों की पोल्स का जो डेटा होता है बेटा, वो भी हमारे पास आता है। जब भी कोई पोल जनरेट हम करते हैं, वहां पर भी मुझे पता है कि बाद में मैं चेक करूंगी कि किस बच्चे ने कौन सा जवाब दिया था। अभी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स आएंगे, तो देखते हैं कौन सा आंसर के लिए सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं। अभी तक मेरे पास आए हैं लगभग 50 वोट्स आ चुके हैं। हमारी क्लास में बच्चे कितने हैं? 84 स्टूडेंट्स हैं। सो एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। ठीक है, अभी मैम देखिए एक वोट आया है फर्स्ट ऑप्शन के लिए, 18 वोट आए हैं सेकंड ऑप्शन के लिए, 28 वोट्स आए हैं थर्ड ऑप्शन के लिए, और नन ऑफ दीज 0 वोट है। तो एक ऑप्शन तो सबने ही उड़ा दिया है। पहले 3 ऑप्शन में से आंसर है, जो मेजोरिटी है वो माइनस वीबीएल बाई 2 के साथ जा रही है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना इलेक्शन में, जब न्यूज चल रही होती है कि ये पार्टी इतने से आगे है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरा भी वो चल रहा है। ठीक है, सो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैम आंसर क्या है? मैम कौन सी पार्टी जीती? अभी देखते हैं। नंबर 3 जीता है। आखिरी तक वो होता है ना, सस्पेंस बना के रखना होता है कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, इस तरीके से। इसे मैम ने बना तो रखा है। यहाँ पर पहली बात तो ये जनरल केस है। ठीक है, तो जनरल केस में आप ईएमएफ कैसे निकालते हो बेटा? V क्रॉस B डॉट N। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले V क्रॉस B अगर हम चेक करते हैं, तो V से B की तरफ अपने फिंगर्स को हम घुमाते हैं, तो हमारे पास ये आएगा डायरेक्शन। ये आएगा आपके पास V क्रॉस B का डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है, एक बात ध्यान रखो, ये V के भी परपेंडिकुलर है, ये आपके पास V के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये इसके भी परपेंडिकुलर है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से V क्रॉस B को ओपन अगर हम करें, तो VB साइन 90 है। आपके पास V ऐसे है और ऐसे बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो ये तो आपके पास साइन 90 ही होगा, डॉट प्रोडक्ट विद लेंथ वेक्टर। अब यहाँ से VB डॉट N। अब यहाँ पर हमको देखना है कि V क्रॉस B का जो डायरेक्शन आया है वो लेंथ वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है। तो वो मेरा चॉइस था, मैं लेंथ वेक्टर को क्या लूं, तो मैं लेंथ वेक्टर इसी की डायरेक्शन में ले लेती हूँ ऐसे। ठीक है, तो लेंथ वेक्टर और इसके बीच में ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, ये 30 है, ये 90 है, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहां से अगर मैं ओपन करूं तो VBL कोस 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? VBL बाय में 2। अब यहां से डायरेक्शन अगर मैं देखूं, पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर है? नेगेटिव आएगी। V क्रॉस B से। तो V क्रॉस B से हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा आ रहा है? V से B अगर आप जा रहे हो तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास पॉजिटिव है P, नेगेटिव है आपके पास Q। सो जो आपका आंसर आया, दिस इज इक्वल टू VP माइनस में VQ। सो आपका जो ऑप्शन था वो क्या था? कौन सा करेक्ट हुआ? सी।
सी मैम पूछा क्या था? VP माइनस VQ। एक मिनट रुको, लेट मी चेक अगेन। V क्रॉस B, अच्छा सॉरी, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है ना, V क्रॉस B नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है मेरा थंब, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ऊपर आपके पास है नेगेटिव और नीचे आपके पास है पॉजिटिव। मैम ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक सेकेंड बेटा, ये आपका कौन सा पॉइंट है, Q, ये पॉइंट है P। तो आपका जो आंसर आया दैट इज VQ माइनस में VP, और सवाल था VP माइनस में VQ क्या होगा, वो आपके पास हो जाएगा माइनस VBL/2। तो हमारी जो मेजोरिटी पार्टी है वो जीत गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बोलो किसको प्रॉब्लम है। मैम मैम एक बार Yes. बता दीजिए मैम, आज लेट क्लास ज्वाइन हो गई मैम, गलती से मैम लेट हो गया क्लास। नाम क्या है? मैम अदिति। अदिति। इट्स ओके बेटा, नाउ यू कैन कंटिन्यू। अभी ये कल वाला पार्ट था, अभी वाला शुरू हो जाएगा आगे, वहां से आप अच्छे से करो। हम इसमें बी की डायरेक्शन कैसे, मतलब बी के किस, मतलब बी के साथ किस एंगल में बी की दी है? देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला में आप चेक करोगे V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर है। तो V क्रॉस B, आपको B दिख रहा है कि बाहर, डॉट का मतलब है बाहर आ रहा है, ठीक है, और V ऐसे है। तो अब V से B की तरफ अपनी फिंगर्स घुमाएंगे तो मेरा थंब जो है नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और मेरे को पता है कि जो थर्ड वेक्टर जिधर पॉइंट कर रहा है, जो थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन है वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने इसको पहले ही परपेंडिकुलर बना दिया V के, ठीक है। ये V क्रॉस B का डायरेक्शन हो गया। अब इसका मेरे को डॉट प्रोडक्ट लेना था लेंथ वेक्टर के साथ। तो लेंथ वेक्टर मैंने किधर ले लिया, इसी की डायरेक्शन में ले लिया। एंगल छोटा पड़ता है 60 डिग्री। सो यहां से मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया VBL/2। सो दिस इज VQ माइनस में VP। आपने जो लेंथ वेक्टर लिया ना, इससे भी आप निकाल सकते हो, जिधर ये एरो पॉइंट करता है उस पोटेंशियल में से दूसरे वाला माइनस करते हैं, तो VQ माइनस VP आपका आंसर आएगा। या फिर आप उससे भी चेक कर सकते हो जो V क्रॉस B से आपका पॉजिटिव टर्मिनल किधर आता है और नेगेटिव टर्मिनल किधर आता है। यस वैशाली बोलो बेटा, हैंड रेज किया हुआ है आपने। ओके, सो मैम मुझे समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आई, बोलिए बोलिए। मैम जो हम बैटरी में टर्मिनल लेते हैं, ये कैसे लेते हैं? ये कैसे लेते हैं, वैसे तो देखो कल जो डेरिवेशन कराया था तो वहां कैसे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है, किधर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, निकलता तो उससे है, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन में वो डेरिवेशन वाला पार्ट हम लगा लगा के नहीं देखते। तो तरीका क्या होता है कि V से B की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करे, थंब जिधर पॉइंट करता है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो V से B की तरफ आपने ऐसे क्या किया, देखो ऐसे करके देखो, एड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट लगा के बताती हूँ। ये आपके पास V है ऊपर की तरफ और B बाहर की तरफ है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो थर्ड वेक्टर निकलता है उसका डायरेक्शन हम ऐसे ही देखते हैं ना, V से B की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं और थंब जिधर पॉइंट करेगा वो उसका डायरेक्शन है। जो नया वेक्टर बनेगा वो उसका डायरेक्शन होगा। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो मैग्नीट्यूड ये होता है जो आप लोगों ने निकाला है, VB sin 90। और इसका डायरेक्शन आपने कैसे निकाला, V से B की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं, जिधर थंब पॉइंट करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस थर्ड वेक्टर, ठीक है। फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेना था लेंथ वेक्टर के साथ, जो कंडक्टर का लेंथ आपके पास है उसके साथ। तो वो मैंने एंगल ये ले लिया 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 है और ये 90 आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी थर्ड वेक्टर निकल के आता है वो 90 पे आता है, बोथ V और B के साथ। B के साथ भी वो 90 पे रहता है, V के साथ भी वो 90 पे रहता है। सो अगर आप बताओ, अगर V की तरफ मैंने फिंगर्स कराया और थंब मेरा V क्रॉस B की डायरेक्शन देता है, तो जो थंब जो वेक्टर मैं बनाऊंगी उसको मैं 90 कैसे बना सकती हूँ, एक ही तो तरीका है। यहाँ पर आप कैसे 90 बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे, और कोई तरीका है नीचे की तरफ ऐसे 90 बनाने, ठीक है। तो यहां से आपके पास V क्रॉस B और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके आगे चले। यस मैम। अभी देखो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस है उसमें बहुत पूछा जाता है। जैसे कि ये सवाल आपसे पूछ लिया VP माइनस में VQ, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए अंदर की तरफ है ऐसे। तो आपने ये तो देखा है कि ये वाला जो लेंथ, ये आपके पास लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो गया लेंथ। इसका अगर रेडियस है तो ये लेंथ कितना हो गया, होता है ना। तो उस हिसाब से तो अगर आप निकालोगे तो ये वेक्टर, ये V वेक्टर और वो अंदर B वेक्टर, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गए और आंसर आ जाता BBL। बट ऐसे नहीं होता। जो आपका फॉर्मूला होता है ना, E इज इक्वल टू V क्रॉस
बी डॉट एल वेक्टर। ये जो फॉर्मूला होता है इसमें जो ये एल वेक्टर है ना जो आप लेते हो, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इनिशियल पोजीशन आपसे पूछा क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है वीपी और दूसरी क्या है वीक्यू। सो वीपी माइनस वीक्यू आपको निकालना है, दिस इज योर पोजीशंस। इनके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लेंथ का वो कौन सा होगा, 2r। यस 2r, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना होता है, हमेशा याद रखो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसको मैं ना रीड्रॉ कर सकती हूँ। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर को छोड़ो, आपको जो 2 पॉइंट्स दिए थे उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, क्या बन जाएगा, ये बन गया 2r। ये आपके पास P, ये आपके पास Q, और ये डिस्टेंस आप जो बोल रहे हो वेरी गुड 2r है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और मोशन कैसे है इसका, ऐसे। अब बताओ क्या VB और ये 2r जो लेंथ है ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है या नहीं है? यस मैम है। ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, बी वी। अब एल क्या है, लेंथ कितना है यहाँ पर 2r, दिस इज योर आंसर। अब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो V से B की तरफ अपनी फिंगर्स को घुमाना है, जिधर थंब पॉइंट करता है दैट पॉइंट इज पॉजिटिव टर्मिनल। सो P इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो अगर हम दिखाएं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो आपके पास VP माइनस VQ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आंसर आ जाएगा, BV इंटू में 2r, दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको? यस मैम। अब आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। और ऐसे ना बहुत अलग अलग फिगर्स में आपको क्वेश्चन आते हैं, जो मैं अगला दे रही हूँ ना ट्राइंगल में। अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैसे लेना होता है। देखो मान लो आपके पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मैं कोई रोड दे दूं, और मैं आपसे पूछ लूं P और Q के बीच में मुझे EMF इंड्यूस बताओ कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो ऐसे कुछ रखा है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आपको लेना है। तो उसी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वाला सवाल, फाइंड इंड्यूस। जो पीसीबी वाले बैच में पढ़ाते हैं मैम, आप वही पीसीएम वाले में भी हो जाए। क्या क्या दोबारा बोलो। आप जो टॉपिक्स पीसीबी वाले बैच में पढ़ा रहे हैं, पीसीएम वाले बैच में भी आप वही टॉपिक्स पढ़ाते हैं? मेरे पास बेटा बैचेस ही पीसीबी है सारे, तो पीसीएम में भी वैसे यही चल रहा है, खुशी मैम का भी यही चल रहा है, सेम टू सेम। ओके मैम। आज उनका कौन सा लेक्चर है, अब मतलब हमने जो किया है कल वाला लेक्चर, आज उनका वो वाला लेक्चर हो रहा होगा, हम उनसे एक लेक्चर आगे चल रहे, रेस चल रही है हम, ठीक है। अब आगे आ जाओ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। इस कॉइल के अंदर आपको क्या निकालना बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इसके लिए भी मैं पोल जनरेट कर रही हूँ और आप पोल पे आंसर करोगे, कि पोल इज फन ना, पोल के ऊपर आंसर करो। यस मैम। बोलेगा नहीं कोई, पोल पे आंसर करेंगे, ये बढ़िया है, इसमें क्लास में डिस्टरबेंस कम होती है। आज कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार आया है? नो मैम। यस तुषार बोलो बेटा। मैम कुछ नहीं। बस ऐसे ही हैंड रेस करने का मन कर रहा था। सो कुछ आंसर्स आए हैं, लोग थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं सोचने में कि कौन सा करेक्ट आंसर है कौन सा नहीं है। सो दिस इज गुड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखते ही समझ में आ गया है, ठीक है, उन्होंने कॉन्सेप्ट सही पकड़ लिया है। कुछ थोड़ा टाइम ले रहे हैं, अच्छा ऐसे सोच रहे होंगे ना, अच्छा ये इधर है ये इधर है, ऐसे हो सकता है, अच्छा ABCD में से कौन सा सही रहेगा, ठीक है। सोचो सोचो, सही उत्तर दो, आराम से टाइम दो, 2 मिनट लो। आप करेक्ट गेस्ट कर रहे हो। करेक्ट, आप करेक्ट गेस्ट कर रहे हो कि हम क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल। सभी ऐसे मान लो कि 4 कैटेगरीज है, कोई तो ऐसे ही टिक्का करेगा, मतलब ऐसे ही सीधा जय माता दी ऑप्शन B ऑप्शन C, ठीक है, फटाफट जो उसका रिस्पॉन्स आ गया। कोई आराम से सोचेगा, नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये शायद लग रहा है, करके नहीं देख रहा, बस शायद और हाँ लग रहा है मैं,
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा टाइम लेंगे, सॉल्व कर रहे हैं गलत सलत जो भी सॉल्व करके फिर बताएंगे। ठीक है, और भी कोई कैटेगरी है बता दो। मैम मैं तो मैम के हिसाब से देखती हूँ। मैम तुक्के मारती मैम हूँ, जहाँ एक चीज को देख के हाँ, बताया जाता है। एक कैटेगरी और है जो गूगल कर रहे हैं, बट या फिगर क्वेश्चन में गूगल एक करना और मुश्किल हो कैटेगरी जाता है। है। क्या कह रहे हो? मैम एक वो भी है जो कर ही नहीं रहे कुछ हैं। बच्चे करते ही नहीं है। मैम तुक्के पता कुछ चल कर रहा नहीं वही है। रहे तो एक वो है जो कुछ कर कर ही ही नहीं नहीं रहे रहे हैं। कितने पागल है ये लोग। अभी मैम आंसर बताई देगी, करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ मैम बच्चे ऐसे कुछ हैं। ऐसे मैम कुछ बच्चे ऐसे जो क्वेश्चन करने के बाद दोबारा चेक कर ले फिर आंसर देंगे। तो कितना डाइवर्सिटी है अपनी क्लास में ना, हर एक बच्चे का सोच इतना अलग है। आई लाइक दैट। ठीक है, अभी इसका देखो मैं आपको वोट बताती हूँ कितने आए हैं। पहले के लिए 10 आए हैं, दूसरे के लिए 7 आए हैं, तीसरे के लिए 6 आए हैं और आखिरी के लिए 10 आए हैं। सो पहले और लास्ट वाले में ना टाई है। प्लीज कुछ बच्चे और पार्टिसिपेट करें, फिर मैं आंसर बताती हूँ। मैम कंपटीशन बढ़ गया अब तो। कंपटीशन तगड़ा है। सेम हो गया है। मैम बस यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ गठबंधन क्वेश्चन नहीं में हो ज्यादा सकता दो कंपटीशन पार्टी है। के बीच में। क्या कह रहे हो ऋषिका? मैम बस यहाँ पे गठबंधन नहीं हो सकता दो पार्टी के बीच में। हाँ, यहाँ तो एक ही आंसर करेक्ट है। साइंस का यही तो कमाल है, जो करेक्ट है वो करेक्ट है, जो गलत है वो गलत है। देखते हैं मैम कौन जीतता है। देखते हैं। अनामिका, अनामिका कौन सा आंसर पता किया है है? कौन जीतेगा। मैम मेरे को पता है कौन जीतेगा। कौन जीतेगा? मैम ऑप्शन डी वाला। मैम मैंने भी डी करा है। मैम मैंने ऑप्शन डी मैंने भी किया है। डी किया है। ऑप्शन ए और डी में ना देखो अभी भी पूरा टाई वाला सिचुएशन है। 14-14, 14-15 ऐसे चल रहे हैं। और बच्चे वोट कीजिए बेटा, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, 89 स्टूडेंट्स हैं। प्लीज पार्टिसिपेट, तभी तो मजा आएगा ना। 14-15 मैम अभी बस एक वोट पे टिका हुआ है क्या? मैम पता नहीं किसकी सरकार फर्स्ट आएगी। ऑप्शन में 14 है और लास्ट में 16 है। मैम फिर तो हम जीत गए। मैम ज्यादा मेच्योरिटी तो Yes, मतलब ma'am, ज्यादा डी मेजर जीत तो वही गई। हुआ ना। जीत गई। तो 16 वोट जहाँ है वो लोग जीत गए। आंसर है 0। अब 0 क्यों है तुषार बताएगा, बताओ बेटा। मैम इसमें जो पी और क्यू की जो वो है मतलब उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस वही रहेगा ना, बिल्कुल सेम टू सेम। ये चलो फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। मैम इसमें एल Yes. वेक्टर तो 0 हो आपका सीधा जाएगा। आंसर तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही 0 है। वही तो मैम, डिस्प्लेसमेंट वही होता तो बोल रहा हूँ यस मैं। मैम। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कोई भी आपके पास क्लोज्ड कर्व होता है उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम होता है ना। तो यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो गया तो ईएमएफ 0 हो गया। सवाल सिर्फ 2 ही सेकंड का था। इसको समझने के और भी तरीके हैं कि अगर मान लो आप इसको लेके जा रहे हो आगे की तरफ, आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के साथ आप इसको मूव कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है वो भी नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, फ्लक्स नहीं चेंज होता तो भी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास 0 होता है। चेंज होना जरूरी है ना। मैम ठीक एक है, बार ये और बता आप दीजिए अलग अलग भी निकाल सकते हो। एक सेकेंड, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो हर एक वायर का, जैसे ए बी सी डी। तो आपको दिखाई दे रहा है ए बी वायर का जो लेंथ वेक्टर है, जो लेंथ होगा वो वी के साथ पैरेलल है। इसका भी लेंथ वी के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर आप दूसरी तरफ लेते हो, तो दोनों ही केसेस में ऊपर नीचे तो 0 ही बन रहा है। यहाँ पर आपके पास बनेगा, अगर बीसी वाली हम वायर चेक करें, ये वी वेलोसिटी के साथ इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ठीक है, सो यहाँ पर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आंसर कितना हो जाएगा? वीवीएल। सो यहाँ से आप डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टर्मिनल का निकालो फॉर बीसी जो रोड है वो कितना किधर होगा आपके पास? वी से बी ऊपर की तरफ। ये आपके पास पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है। ऐसे ही आपके पास ए बी के लिए निकलेगा। ए बी के लिए क्या होगा आपके पास? ये वी से इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। सो आप क्या करोगे? वी से बी की तरफ अपने फिंगर्स करोगे तो आपके पास इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। तो ये सर्किट कैसे जुड़ जाएगा? ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव। और आंसर क्या है इसका भी? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगेन, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? वीवीएल ही होगा। इसका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बनता है जब आपके पास पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 बनता है। ठीक है, ईएमएफ इज इक्वल टू 0। इसको समझ भी सकते हो, जैसे अगर करंट आई यहाँ से गए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पॉजिटिव से करंट निकलता है तो करंट आई ही इधर से आएगा। दोनों करंट आपस में टकराए, करंट क्या हो गया आपके पास? 0 हो गया। ठीक है, तो चारों तरीकों से आप समझ सकते हो। दिस इज फंडामेंटल्स। मतलब ये होता है कि आप उसको एक ही चीज को कई तरीकों से देख सकते हो। यस सृष्टि बोलिए बेटा। इसमें जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तभी तो एंगल 0 होगा। मैम तो इसमें तो इनिशियल और फाइनल सेम नहीं है तो इसमें एंगल 0 कैसे?
तो आपका ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है? देखो V क्रॉस B डॉट L है। अब डॉट प्रोडक्ट में एक वैल्यू ही आपने 0 कर दी तो बाकी तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना आपको। अगर आप V क्रॉस B निकाल भी रहे हो, निकाल लो, चलो VB sin 90 आएगा, sin 90 आएगा इसके लिए और इसके लिए नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा। फिर आपको ये अलग अलग जो मैंने आपको समझाया है ना, अलग अलग निकालना पड़ेगा। अगर पूरे कॉइल की बात करो इकट्ठा, तो उसके लिए आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही 0 हो रहा था, आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हो तो उससे भी करा हम लोगों ने, यहाँ पर भी करा है, इधर भी किया है, ऊपर भी नीचे भी, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैम इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 क्यों है? इसमें तो हमें D से C तक जाना था ना। ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, उन्होंने कॉइल के लिए ईएमएफ इंड्यूस पूछा है, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉइल के लिए आप जहां से शुरू करते हो आप वही खत्म कर देते हो ना, कॉइल तो तभी पूरी होगी ना। ये तो आपके पास कॉइल पूरी हुई नहीं, तो जब इनिशियल जहां से शुरू किया वही आपके पास आ गए। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो फ्लक्स से भी समझ सकते हो, और अलग अलग जो रोड है उसका भी निकाल के समझ सकते हो। और आपको सवाल नीट में कैसे मिलते हैं, ऐसे ही मिलेंगे। अभी स्क्वायर बना रखा है, कभी ट्राइंगल बना के रख देंगे, कभी आपके पास सर्कल बना के रख देंगे, और उसको एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। और ये पॉइंट भी याद रखें, जो ये लेंथ वेक्टर वाला हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यहाँ एक कंडीशन होता है, मैं पहले बताना भूल गई, तो इसको नोट डाउन करो कि जो V और B है ये कांस्टेंट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होती है। जो स्पीड है V, डायरेक्शन तो हमने बता दी है, जो स्पीड और B ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैम सभी केसेस में कांस्टेंट होती है, इसी केस में? जब भी आपको ये डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा लगाना है ना, तब वहां ये चेक करना है कि आपके पास B और V कांस्टेंट है या नहीं, जहां पर भी लगाना। मैम तो जैसे पीछे वाला केस भी अगर हम करें तो यहाँ पर भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और जो V है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। जितने भी क्वेश्चन आप मोशनल ईएमएफ में करोगे वहां पर 99.99% में चेंज नहीं होगा। बट स्टिल ये दिमाग में रखो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट आप ले रहे हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और जो V है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा विद टाइम। ठीक है, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना बेटा तो फिर फ्लक्स ही आ जाएगा ना, फ्लक्स चेंज हो गया विद टाइम। मैम मैंने तो बहुत अलग तरीके से किया था, तब भी सही आ गया। चलो मैंने भी फोर्थ वाले पे क्या कह रहे बेटा? मैम वही लास्ट तरीका वाले तरीके से कह रहा हूँ। मैम मैंने तो L को 0 समझा था, मैंने पूरा मैंने डिस्प्लेसमेंट वाले से चलिए आ गया ना आप सबको, ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया कोई? नो मैम। चलो अब आगे करते हैं। अब रेल प्रॉब्लम्स है। अब ये जो रेल प्रॉब्लम्स में हम कुछ 5 से 7 सवाल करने वाले हैं, तो आपको यहाँ तो मैं इकट्ठा एक क्वेश्चन में सारी चीजें समझा रही हूँ। आपको सवाल मिल जाएगा, जैसे थर्ड पार्ट मिल गया आपके पेपर में, थर्ड पार्ट मिल गया, सेकंड पार्ट मिल गया। ठीक है, आगे मैं कोई क्वेश्चन करा रही हूँ वो मिल गया। तो शुरू से लेके आखिरी तक रेल प्रॉब्लम की सारी डिटेल में स्टडी करेंगे अभी हम। ठीक है, तो रेल प्रॉब्लम क्या है आपके पास? देखिए, ये आपके पास कंडक्टर है, ये स्लाइडिंग रोड है। ठीक है, इसको हम रख देते हैं कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर। ये आपके पास रेल्स है, ठीक है, ये कंडक्ट कर सकती है। तो अब यहाँ पर एक सर्किट बन गया ना, क्लोज सर्किट बन गया ना, एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, और इसको मैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करूं। अभी कांस्टेंट छोड़ो, अभी मैं मान लो इसको एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हूँ V0 के साथ आगे की तरफ। कुछ चीजें गिवन है कि ये जो कंडक्टिंग रोड है, ये वाली जो स्लाइड कर सकती है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है, बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल R, और इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। रेल्स आर रेजिस्टेंस लेस एंड फ्रिक्शन लेस। जिसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है वहां पर रेजिस्टेंस नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है, यानी कोई किसी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं है। जितना हम काम करेंगे उतना हमको आउटपुट में मिल जाएगा। सो यहाँ पर फाइंड मोशनल ईएमएफ एंड करंट इन रोड। तो फर्स्ट पार्ट सभी बच्चे एक बार सॉल्व करें, 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। आपका जब ये स्लाइड करेगा, V0 के साथ स्लाइड करेगा, तो उस डेंजरस सा नहीं लग रहा? वैसे लग रहा है, बहुत इजी है। मतलब अगर ध्यान से भी सुनोगे बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो एक बार, जब आपका ये क्लोज, ये आपके पास क्लोज सर्किट बन गया ना, ठीक है, क्लोज सर्किट अब मैग्नेटिक फील्ड में है। अब आपने एक ये वाली रोड को, उसको स्लाइड करना अगर शुरू किया, तो उस सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है ना। तो Yes, ma'am. से हमारे पास क्या आ जाएगा? वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका वैल्यू क्या आएगा?
अगर मैं इस रोड की बात करूं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा बीवीएल। क्यों आएगा BVL बीवीएल? आएगा ना मैम, क्योंकि बी नॉट एल आएगा। यस, सो यहाँ पर आपके पास उससे भी कर सकते हो। देखो वो तो मैं आपको बता रही थी जो हमारे फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे कि हमारे पास इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं तो इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट आएगा। अभी हमने इमोशनल ईएमएफ में यही पढ़ा कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चल रहा है तो उसके अक्रॉस, उसके दो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। सो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है एंड वी नॉट और इसका जो लेंथ है ये मान लीजिए एल लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है? यस यस मैम। मैम। सो ईएमएफ इंड्यूस इसमें क्या आ जाएगा? बीवीएल। मैम BVL। और आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा ये भी आप बता सकते हो। वी से बी की तरफ अपने फिंगर्स को घुमाओ, जिधर थंब पॉइंट कर रहा है दैट इज पॉजिटिव। तो ये आपके पॉजिटिव पास ऊपर वाला होगा और नीचे वाला नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है, आई ऐसे जाएगा, यस मैम। आई मान लिया मैंने। अब करंट क्या होता है सर्किट के अंदर? BVL बाय R। ई बाय में आर प्लस में आर। अब इस सर्किट को अगर आप कंप्लीट करोगे ना तो आपकी रोड का भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह भी दिखा सकती हूँ। बैटरी का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, आपने रोड को बैटरी बना दिया, ठीक है, उसके उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया और बाहर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर। अब इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो गए, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो आई क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय में टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास ई बाय में आर प्लस आर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा आई के लिए? बी वी एल बाय में आर प्लस आर। मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, पहला सवाल हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब सेकंड पे आते हैं। फाइंड द फोर्स। यस मैम ये वाला पार्ट दोबारा बता दीजिए मैम। आर स्मॉल आर कहाँ से आया मैम? स्मॉल आर, कितनी प्यार से स्मॉल आर कहाँ से आया? देखो ये जो रोड है, इस रोड का रेजिस्टेंस होता है। कोई भी आपके पास कंडक्टिंग चीज होती है ना उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने इसके साथ ऐसे लगा दिया, इसी के साथ दूसरे वाला रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में। आपने बोला ना भाई कंडक्टिंग रोड आपका मैग्नेटिक फील्ड में चला, उसकी वजह से उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया, यानी कि कंडक्टिंग रोड को आप एक बैटरी की तरह दिखा सकते हो। अब ये जो रोड था इसका खुद का भी रेजिस्टेंस है जो कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया। यस मैम। ठीक है, इसी के साथ कनेक्टेड हो गया ना। इंटरनल रेजिस्टेंस आप ये याद रखो, ये आपको दिखाया बाहर जाता है, ये इसी के अंदर होता है, दिखाते ही बाहर है, यस अंदर ही होता है, ठीक है, बैटरी के अंदर ही होता है। सो यहाँ पर आपके पास आपको दिख रहा है कि अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो V इज इक्वल टू आर आई होता है ना, I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। EMF इंड्यूस जो हुआ है आपके पास वही पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। टोटल नेट रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हो? R1 प्लस R2, यस मैम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। पैरेलल में कैसे निकालते हो? 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 सो जितने भी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रोड मूविंग विद कांस्टेंट V नॉट। तो आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराती हूँ। जब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करा था वहां हमने किया था कि एक कोई तार मान लो या कंडक्टिंग रोड मान लो या कुछ भी है, उसमें करंट अगर जा रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है IL क्रॉस B। याद आ गया? यस मैम। हम आगे ठीक है। अब इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते थे? मैग्नेट राइट हैंड पाम हैंड रूल ही यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को लगाते हैं, करंट की डायरेक्शन में अपना लगाते हैं, जिधर पाम फेस करता है उधर आपके पास क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, FM, ठीक है। तो करंट, पहली बात तो वो जब रोड आपने स्लाइड करी, EMF बन गया उसके क्रॉस, करंट दौड़ गया, करंट दौड़ते ही अब उस पर मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग गया। तो अब सवाल है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रोड मूविंग विद कांस्टेंट V नॉट। अब कांस्टेंट कैसे करोगे? अगर ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो धीरे धीरे ये बाहर वाली वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी ना, वो रोक रहा है उसको। कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना फोर्स ये अंदर लग रहा है उतना ही तो बाहर लगाना पड़ेगा। यस मैम। कैंसिल करोगे तभी वो V नॉट से चलता रहेगा। यानी कि जो सवाल का आंसर है वो F एक्सटर्नल जो आपको लगाना पड़ेगा टू कीप दिस रोड मूविंग विद कांस्टेंट V नॉट, वो यही है, IL क्रॉस B ही लगाना पड़ेगा। L क्रॉस B को ओपन कर लेते हैं। L आपके पास और B आपके पास 90 पे है, तो आंसर कितना हो गया? ILB हो गया ना।
यस एल मैम क्रॉस बी, एल बी साइन 90। अब इसके अंदर आई की वैल्यू आप निकाल चुके, पुट कर दें, क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बी बाय में स्क्वायर वी आर प्लस आर। यस मैम आया यही समझ आ में? रहा है। यस अब मैम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, फाइंड पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट। आपको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलाने के लिए ना, यस, कुछ नहीं मैम। आपको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलाने के लिए एक्सटर्नली एक फोर्स लगाना पड़ा था। यानी आप कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हो, तभी वो जो है रोड स्लाइड कर रही है, तभी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तभी उसमें करंट आता है, नहीं तो थोड़ी देर बाद रुक जाती जाके। अगर आपको ये करंट चलाए रखना है ना, तो उसको, रोड को मूव करना जरूरी है। जैसे ही रोड मूव करना बंद कर देगी तो आपके पास करंट भी तो जीरो हो जाएगा। सो आप उसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, व्हाट इज पावर? आई स्क्वायर आर टी। आई आर स्क्वायर। dw by dt, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही होता है। यस टोटल मैम एनर्जी बाय में टाइम, एनर्जी क्या है, वर्क डन जो आप कर रहे हो यहाँ पर। पावर इनपुट की बात कर रही हूँ, पावर इनपुट। सो स्मॉल वर्क डन कितना होगा? अभी आप देखो, आपका जो रेल था, ये ऐसे आपने इसको इधर चलाया, ठीक है, वी नॉट से ये चल रहा है। अब इसको वी नॉट से चलाए रखने के लिए आप इधर एक फोर्स लगा रहे हो ना, एफ एक्सटर्नल, क्योंकि अंदर की तरफ एफ एम लग रहा था। मान लेते हैं इन स्मॉल टाइम डी टी, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, डी एक्स, ठीक है। तो अगर वर्क डन देखोगे तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में है, तो आप लिख सकते हो ना, एफ एक्सटर्नल इनटू डी एक्स कोस जीरो डॉट एस होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट, सो एफ डी एक्स कोस जीरो। तो यहाँ से आपके पास एफ एक्सटर्नल डी एक्स आ गया, ये चीज मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स बाय में डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, ये वी नॉट ही तो होगा। dt टाइम के अंदर वो रोड dx डिस्टेंस ट्रेवल करके गई, कोई भी ऑब्जेक्ट dt टाइम के अंदर dx डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो किस स्पीड से कर रहा है, यहाँ पर दिखा रखी है उन्होंने किस स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, v नॉट से। सो आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, f एक्सटर्नल इनटू v नॉट, और f एक्सटर्नल आप निकाल चुके हो, कितना आया था, b स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पर भी v नॉट है, v नॉट से चल रहा है ना, यस मैम जब आप i की वैल्यू पुट करो v नॉट है, हर जगह v नॉट है। सो यहाँ से आपके पास b स्क्वायर एल स्क्वायर, वी नॉट उधर है और एक वी नॉट ये है, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर प्लस में आर, दिस इज पावर इनपुट जो आपको देना पड़ा, ताकि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती रहे और उसमें करंट चलता रहे, ईएमएफ इंड्यूस होता रहे, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर में? नो मैम। पॉइंट पे अब तुम बोलो बेटा। मैम एक और बार रिपीट कर दो मैम। देखो सुनो, अभी देखो क्या किया, सेकंड सवाल ये था हमारे पास कि हमको उसको कांस्टेंट स्पीड के साथ चलाने के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। पहली बात तो हमने देखा कि उस रोड के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स आ गया, क्योंकि वो करंट कैरिंग रोड हो गई, करंट कैरिंग वायर समझ लो, इन मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स आता है आई एल क्रॉस बी, जो कि अंदर की तरफ आता है, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। अगर वो नहीं लगाते तो वो रोड थोड़ी देर बाद क्या हो जाती, रुक जाती ड्यू टू एफएम, यानी हमको कुछ पावर, हमको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। वो इनपुट हम बता रहे हैं कि कितना हम लोगों ने इनपुट करा है। इनपुट क्या होता है, जो आपने काम करना पड़ा डिवाइडेड बाय में टाइम, ठीक है, जितना टाइम के आपने काम किया, आपने जो काम किया वो क्या है, ये आपने फोर्स लगाया ना, फोर्स लगाया डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही तो आपने काम किया, एफ एक्सटर्नल डॉट डीएक्स, ठीक है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया बाय में dt। dx बाई dt क्या है, वो ऑब्जेक्ट dx डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम dt, और वो किस स्पीड से चल रहा है, v नॉट से चल रहा है ना, और dx बाई dt क्या होता है, स्पीड ही तो होता है, v नॉट बाई सॉरी dx बाई dt चेंज इन डिस्टेंस बाय में चेंज इन टाइम, तो dx बाई dt क्या हो गया, v नॉट हो गया। तो यहाँ से पुट कर दिया एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय में आर प्लस आर। अब अगला सवाल क्या है, पावर आउटपुट। पावर आउटपुट कहाँ मिलता है, चलो बताओ। अब पावर आउटपुट कहाँ मिल रहा है आपको, इनपुट तो आपने दे दिया, आउटपुट कहाँ मिल रहा है आपको, मैम वो रॉड जहाँ स्लाइड पर पावर डिसिपेट होती है, जहां पावर इस्तेमाल हो रही है, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है आपके सर्किट में, वहां आता है पावर आउटपुट। आपकी डिसिपेट कहाँ हो रही है पावर, रेजिस्टेंसेस में, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस इसका खुद का भी है यहाँ पर, ये कुछ ना कुछ पावर खाएगा या नहीं खाएगा,
यस मैम। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हाई क्या होता है, आई स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस वाला अगर हम यूज करें कि उसमें से कितना करंट पास कर रहा है और कितना रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास पावर आउटपुट मिलेगा आई स्क्वायर आर प्लस में आई स्क्वायर स्मॉल आर, दोनों रेजिस्टेंस खा रहे हैं पावर, और उनमें जो करंट जा रहा है वो हम निकाल ही चुके हैं। सो आई स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, आर प्लस आर, आई की वैल्यू कितनी थी, बीवीएल बाय में बीवीएल यस, तो वी स्क्वायर कैपिटल आर प्लस आर प्लस आर का स्क्वायर इनटू में आर प्लस आर, ये भी कट गया, आंसर क्या बन गया, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी वी नॉट आएगा, इनटू एल स्क्वायर बाय में आर प्लस आर। देखो कमाल की बात क्या हुई है कि जितनी इनपुट दी थी उतनी ही आउटपुट आई है। यस मैम। ठीक है, जितना काम करा उतना ही करंट मिला, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे थे, एक्सटर्नल वर्क आप जो कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स जो आप कर रहे हो वो आपका मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, ऐसे ही वो जादू से करंट नहीं आया वहां पे, सो आपने कुछ काम किया, वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, करंट में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर कंजर्वेशन, यस मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, तभी हमने देखो वहां पर स्टार्टिंग में बोला था कि फ्रिक्शन लेस रेल्स है, रेजिस्टेंस लेस रेल्स है, तभी तो आपके पास एनर्जी कंजर्व रही ना, अदरवाइज कुछ ना कुछ फ्रिक्शन में भी जाती, तब आपके पास ये पावर बराबर नहीं आती। ठीक है मैम, हर पॉइंट का, हर बात का मतलब है। यस बोलो बेटा। मैम आई स्क्वायर आर कैसे आया? आई पावर का बेटा फॉर्मूला होता है, एक होता है आई स्क्वायर आर, एक होता है वी स्क्वायर बाय आर। अगर आप वी जैसे आई की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू आर आई होता है, आई की वैल्यू होती है v बाय में आर। अगर इस आई की जगह हम v बाय आर पुट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाय में आर। सो जब भी आपको क्वेश्चन में करंट से रिलेटेड पावर चेक करना हो तो हम आई स्क्वायर आर फॉर्मूला चेक करते हैं। जैसे आई मुझे पता है कि सर्किट में कितना दौड़ रहा है और दोनों रेजिस्टेंस में सेम दौड़ रहा है। कई बार क्या होता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको पता है कि दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता, करंट सेम होता है, तो कौन सा उठाओगे, आई स्क्वायर आर, क्योंकि फिर वो करंट जो है कॉमन आ जाएगा और करंट की वैल्यू आपको पता है। अदरवाइज फिर आप क्या करोगे कि कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, आई के अक्रॉस भी निकालो, और फिर आप टोटल पावर आउटपुट निकाल पाओगे। सो इट इज इजी कि आई स्क्वायर आर वाला जो फॉर्मूला आप वो इस्तेमाल करें। मैम मेरे को लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये वाली समझ नहीं आई। कौन सी वाली बेटा? मैम जो आई की वैल्यू रखी है ना आपने उसके बाद से। अच्छा, आई की वैल्यू पुट करी है तो नीचे स्क्वायर था, ऊपर आर प्लस आर था, तो एक स्क्वायर से टर्म कट गया ना, सिर्फ आर प्लस आर बच गया। मैम मैंने आपने स्क्वायर लिखा नहीं था ना, तो मेरे को दिखा ही नहीं कुछ। अच्छा देखो लिखा है मैंने, ये लाइन में मर्ज हो गया, ये टू है, ये कट रहा है। यस मैम। ओके मैम ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। सो अगर किसी को पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना बल्ब से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कराए थे, तो वहां पर पावर का हीट डिसिपेटेड का ये फॉर्मूला आई स्क्वायर आर फॉर्मूला कैसे आया, वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला कैसे आया, वो डेरिवेशन भी आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, वो आप वहां से चेक करना है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो कितने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए। एक इस पर्टिकुलर केस में ईएमएफ इंड्यूस, करंट इंड्यूस, कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उस कंडक्टिंग रोड को कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए, कितना इनपुट पावर देना पड़ेगा, कितना आउटपुट पावर है। नीट का पीवाईक्यू था। हाँ, पीवाईक्यू आपको कैसे आता है, देखो वहां पर आपको सीधा पावर इनपुट पूछ लेंगे कितना देना पड़ा, या आपको कितना मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा टू कीप दैट मूविंग कांस्टेंट वी नॉट। तो सवाल घुमा फिरा के पूछते यही है, पर ये आपको पूरा एक फॉर्मेट में मिल गया कि क्या क्या सवाल इस रेल प्रॉब्लम से रिलेटेड बन सकते हैं। अभी और भी बहुत बन सकते हैं। जैसे अगला जो सवाल है हमारा, अगला जो सवाल है वो ये है, इसमें आपको क्या बताना है, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ रोड इज v, जैसे आपने अभी पीछे किया, ये तो वही सेम टू सेम है। फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, राइट v as function of t, राइट v as function of displacement, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय रोड बिफोर स्टॉपिंग। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। ये देखो इन्होंने क्या किया, टाइम जीरो के ऊपर इन्होंने रोड लगा दी। ठीक है, टाइम के साथ वो धीरे धीरे क्या है, आगे बढ़ रही है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर v उसका स्पीड होगा। इस इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन क्या है, v
टी के साथ कैसे रिलेटेड है, वी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है, और कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉप तो करेगा ना, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आप चलाना चाहते तो बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगाते, लेकिन यहाँ नहीं लगा रखा, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा। तो रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो सवाल पूछा है। सेम चीजें दे रखी है आपको। रेल्स जो है फ्रिक्शन लेस है, रेजिस्टेंस लेस है। रोड जो है कंडक्टिंग है, उसका लेंथ एल है, मास एम है और रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। सो पहला सवाल तो बहुत ही आसान है, मैं फटाफट करा देती हूँ। हमारे पास टाइम कितना है, हो जाएगा। सो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, पहली बात ये याद रखो, यहाँ पर डिक्रीज होती जा रही है ये, और डिक्रीज क्यों हो रही है वो पिछले सवाल में हमने बताया, क्योंकि अंदर की तरफ इस पे मैग्नेटिक फोर्स आता है। तो सबसे पहले ईएमएफ निकालो कितना होगा। अब देखो ये रोड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आपके पास बीवीएल ही आएगा आंसर। यस मैम। आई क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी स्मॉल आर गिवन है, वही ई बाय में आर प्लस आर होगा। मैम Yes. EVL अपॉन में मैम CVL होगा। बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो वी नॉट से बी की तरफ अगर आप फिंगर्स को घुमाते हैं तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो बेसिकली नेगेटिव। वी ए माइनस वी भी दे रखा है। पहला सवाल हो गया। अब पूछे फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। सबसे वैसे तो एक्सेलरेशन बोला है, बट वो रिटार्डेशन हो रहा है। देखो ध्यान से, ये आपके पास रोड है, ठीक है, ये इसका वी नॉट है, टाइम के साथ ये चल रहा है, टी टाइम के ऊपर, मतलब एट दिस इंस्टेंट का मतलब क्या है, जब उसका वी है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पूछा, वी नॉट यानी टी इज इक्वल टू 0 पे नहीं पूछा हुआ। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मान लो ये रोड यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये टी टाइम पे है और इसका जो स्पीड है इस टाइम वो वी है, तो एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर लगने वाले फोर्स कौन से हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स ही तो लग रहा है। यस मैम। ये आपके पास इसमें से करंट जा रहा होगा ऐसे, ये इससे आप निकाल सकते हो करंट का डायरेक्शन, यानी ऐसे करंट जा रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वही तो इसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। और तो कोई एक बार आपने उसको स्पीड दे दिया, आपने उसको मान लो स्पीड दे दिया, वो कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे होने लग गया, क्योंकि अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा था, और जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में तभी तो वो रुकेगा ना, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, उधर ही एक्सेलरेशन है, धीरे 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 ये फोर्स उसको रोक देगा। तो ये जो एफ एम है, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, आई एल क्रॉस बी, यानी कि आई एल बी। एल और बी में एंगल कितना है, 90। 9। तो आई एल बी हो गया। अगर मैं वैल्यू देखूं आई की कितनी होती है, वो मैंने रख दी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय में आर प्लस में आर। ना वहाँ पे क्या कह रहे हो बेटा? हम वी नॉट आएगा ना वहाँ पे? नहीं, अभी हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हैं, वी नॉट इनिशियल टाइम की कहानी है। ओके मैम। ठीक है, अब यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और इसका स्पीड, इसका मोशन इधर है, धीरे धीरे जाके वो रुकेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो फोर्स इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो किधर होगा, जिधर फोर्स है इधर होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हो, जो आपका नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, एफ नेट, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस रोड का मास भी गिवन है क्वेश्चन में, एम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होएगा, एफ नेट बाय में एम। एफ नेट एक ही तो है, एक ही फोर्स है अंदर, बाहर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो यहाँ से एफ नेट की वैल्यू आप निकाल चुके, जो आपका एफ एम है यही एफ नेट है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय में बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय में एम इंटू आर प्लस आर। और मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये नेगेटिव साइड में है, हम इस तरफ की डायरेक्शंस को पॉजिटिव लेते हैं, इस तरफ की डायरेक्शंस को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्चुअली रिटार्डेशन है, ये धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट रुक रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल, सेकंड सवाल हो गया, आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब अगला सवाल है फाइंड v एज फंक्शन ऑफ t। v एज फंक्शन ऑफ t निकालने के लिए इसी को यूज करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, यस मैम। dv by dt, दिस इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय में m इंटू आर प्लस आर। अब v वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लो, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, dv बाय v, दिस इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर एल स्क्वायर बाय में m इंटू आर प्लस आर। Now I will integrate on both the sides. Integrating on both the sides. Integrating on both sides. So यहाँ पर आप इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 से t तक। इनिशियल स्पीड उसका v नॉट था, फाइनल वहां पर v है, सो dv बाय में v
यहाँ से आपके पास क्या आएगा, v नॉट से v, दिस इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ dt आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय m इंटू में r प्लस r इंटू में dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t। अब इसका इंटीग्रेशन बताना जरा, यशिका बताइए। dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, आ तो जाएगा इसका क्या हो जाएगा log v, और लिमिट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, v नॉट से v, इसका माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय में m इंटू में r प्लस r इंटू में t, dt का इंटीग्रेशन क्या है t, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t। ये मैंने बाहर सारा लिख लिया क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रही, इसलिए बाहर निकाल दी। अब ये देखो ये क्या बनेगा, log v माइनस में log v नॉट, दिस इज इक्वल टू दिस सेम। मैंने यहाँ पर ये बहुत यूज करते हैं ना हम लोग, यस दो कॉमा। अब log a माइनस log b क्या होता है बेटा, log v बाय v नॉट, यस सेम। अब मैं क्या करती हूँ, log हटाना चाहती हूँ, मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेती हूँ, तो एक्सपोनेंशियल से log कम होता है और दूसरी तरफ जो है वो e की पावर में चला जाता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे मैं दोबारा लिख देती हूँ, log v बाय में v नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर मैम अपॉन में r प्लस कैपिटल r m इंटू में r प्लस r, और t वाली लिमिट पुट करेंगे तो t ही बचेगा, वो लिमिट Yes, क्या थी, ma'am. t माइनस 0, t में t पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, 0 वाला तो खत्म ही हो गया। Yes, तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, v बाय में v नॉट, दिस इज इक्वल टू e की पावर माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर t बाय में m इंटू में r प्लस r, v क्या आ गया आपके पास t टाइम पे, यही तो पूछा था ना, टाइम और v में क्या रिलेशनशिप है, तो v नॉट इंटू में e की पावर माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर t बाय में m इंटू में r प्लस r। अब आपसे ग्राफ अगर पूछ लें, एक लेवल आगे चले जाए, बताओ ग्राफ क्या है v और t के बीच में, व्हाट इज ग्राफ बिटवीन v एंड t, इट इज मैम एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ठीक है, एक्सपोनेंशियली माइनस साइन भी है, तो इस वजह से डिक्रीज कर जाएगा वो। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो सवाल लग मुश्किल रहा था आसान, बस एक्सेलरेशन को ओपन करना था। एक्सेलरेशन होती है dv बाई dt, इंटीग्रेशन भी इजी है, एक दो स्टेप्स है, ठीक है। बोर्ड में तो आपको सीधा डिराइव करने को चीजें आती हैं, पर आपके पेपर के लिए ये सीधा पूछ सकते हैं, ग्राफ पूछ लिया मान लो, v और t में ग्राफ क्या है, या आपसे रिलेशनशिप पूछ लेंगे, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आना चाहिए कि कैसे करना है। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास हो गया, थर्ड भी हमने कर लिया, और लास्ट है राइट v एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वो धीरे धीरे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट भी तो कर रहा था ना, और उसका v भी डिक्रीज हो रहा है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी हमारे एक्सेलरेशन से निकल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को लिखने का एक तरीका और होता है dv बाई dt के अलावा, क्या होता है बताओ। एक्सेलरेशन कितना आएगा हमारे पास, ये 4th पार्ट है, बस ये लास्ट पार्ट है, इसको करके फिर हम एंड करेंगे। हाँ ये बताओ मुझे, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय में m इंटू आर प्लस आर, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय में m इंटू आर प्लस आर। बताओ एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला, अलीशा बताएगी। क्या चीज मैम, एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट में क्या फॉर्मूला होता है? मैम वो वाला लगा सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो एक्सेलरेशन होता है, एक तो होता है आपके पास dv बाय में dt, एक होता है आपके पास v इंटू में dv बाय dx। dv by dx वाला ये बहुत जगह यूज होता है, ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए, काइनेमेटिक्स वगैरह में भी बहुत यूज होता है। तो मैम जो मैंने बताया उससे मतलब आंसर नहीं निकल पाएगा। आपने क्या बताया है, v इज इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल्स टू में u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर देखो हमको रिलेशनशिप निकालना है, यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। मैम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट हो जाएगी और v हमारी फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमारे पास है s आ जाएगा। चलो देखते हैं, v आपके पास फाइनली v है, v स्क्वायर ठीक है, u स्क्वायर v नॉट स्क्वायर प्लस में 2a, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, और डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम में जो हमने किया सपोज x कर लिया, ठीक है। इससे आप आंसर निकालना अलीशा, फिर चेक करना एक बार सेम बनता है या नहीं बनता।
बनेगा नहीं मेरे ख्याल से। यस बोलो बेटा। चलो एक बार इससे करके देखते हैं, ये भी चेक करेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले v इंटू में dv बाय में dx लेके आना जरूरी था। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप निकालना है, इसलिए हमने इसका ये फॉर्मूला यूज किया। माइनस में b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय में m इंटू में r प्लस r। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, v की देखो v तो कैंसिल ही हो गया, तो dv इज इक्वल टू माइनस में b स्क्वायर l स्क्वायर बाय में m इंटू में r प्लस r इंटू dx। नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। कहां से कहां इंटीग्रेट करें, v नॉट से v, और यहाँ कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, 0 से x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, v माइनस में v नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस में b स्क्वायर l स्क्वायर बाय में m इंटू में r प्लस r इंटू में dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। अच्छा ये मैंने लिमिट्स सीधा खोल दी, dv का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट्स क्या होंगी, v नॉट से v, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सीधा ओपन कर दिया। यहाँ पर भी मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओपन कर रही हूँ, dx का इंटीग्रेशन इज x, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0, तो एक ही टर्म बचेगी x। सो यहाँ से आपके पास v और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशनशिप आ गया, v नॉट माइनस में b स्क्वायर l स्क्वायर बाय में m इंटू में r प्लस में r इंटू x। ठीक है, ये है आपका रिलेशनशिप डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में। अब इसका एक पार्ट और है जो इसी को देख के हो जाएगा। लास्ट क्या है आपके पास, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय रोड बिफोर स्टॉपिंग। अब बताओ मुझे, इस रिलेशनशिप से नहीं निकाल सकते हैं, जब वो रुक जाएगी तब v 0 नहीं हो जाएगा। यस मैम। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, व्हेन रोड विल स्टॉप, तो आपके पास v 0 हो जाएगा। ठीक है, v 0 हो जाएगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, v नॉट m इंटू में r प्लस r डिवाइडेड बाय में b स्क्वायर l स्क्वायर। जरा शिफ्टिंग करके सेम बन रहा है क्या, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हमारा एक प्रॉब्लम रह गया, इससे क्यों नहीं होगा, मैम ये हम ट्राई करेंगे। इसको भी मिलेगा, इससे नहीं होगा, इससे क्यों नहीं हो रहा, सवाल ये है। वैसे तो ये जो इक्वेशंस होती है ये तब लगती है जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है, पर हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बेटा, वो v के साथ, v पे डिपेंड कर रही है ना, टाइम पे डिपेंड कर रही है। देखो धीरे धीरे v डिक्रीज होता जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी फिर, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तब हम ये इक्वेशंस को यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इज इक्वल टू u प्लस 80, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो आप इस तरीके से करेंगे जैसे यहाँ पर किया हुआ। ओके, यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं Okay, आप लोगों को ना इससे रिलेटेड होमवर्क में दे रही हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, और ऐसे ही सवाल आपको बहुत तरीके के आंसर मैंने मिलेंगे। निकाला तो है, लेकिन वो अलग सा आ रहा है बहुत। हाँ वो अलग आएगा क्योंकि हमारे पास वो इक्वेशन वहां पर वैलिड नहीं होगी बेटा, बट स्टिल आई विल चेक दैट कि उसमें और कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि कांस्टेंट हाँ, बस एक्सेलरेशन होना उसमें चाहिए। मतलब फॉर्मूला लग गया ना, मेरा b स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर आ रहा है, वो शायद किसी चीज को 0 के नेग्लेबल मान के काटेंगे तो हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। आपने बोला v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है, इसको यानी लगाएंगे ना तो मतलब हमारा b स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर आएगा, अगर हम इन दोनों में से किसी एक वेलोसिटी को नेग्लेबल मान ले, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो एक तरह से नेग्लेबल मान सकते हैं हम लोग उसे, तो वो कट के शायद मेरे हिसाब से आ जाएगा। नहीं, फिर रिलेशनशिप तो करेक्ट नहीं आया ना हमारा, जो हमारा रिलेशनशिप में तो स्क्वायर की टर्म ही नहीं है। ठीक है, स्क्वायर आ रहा है ना आपका, v स्क्वायर यहाँ v नॉट स्क्वायर, वो टर्म ही नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। बट मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताऊंगी। मुझे अभी इसलिए ये लगता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होता है तभी लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। ठीक है, बट स्टिल आई विल चेक इट अगेन, वी विल कंफर्म इट टुमारो। अब एक और सवाल है ये वाला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, अब जिसको भी कोई डाउट है वो पूछ लेना। मैम बाय, गुड नाइट। तुषार मैम। समझ में आया बेटा, क्या हुआ मैम? समझ में आया कि मैम मेरे को तो बहुत मजा आया आज की क्लास में, सब उतार